and welcome to Medcare Today TV Digital presents a very special podcast on World Heart Day, powered by Advanced Media Group and sponsored by Involution. Today, we have a very great personality with us, Dr. Z.S. Meherwal, who is the adult cardiac surgeon having heart transplant and VAD program experience for more than 35 plus years. We will be honored to have all the insights about how to keep our heart healthy and how we can live a longer and stronger life today. So let's deep dive into the insightful conversation with Dr. Meherwal and let's know how our heart keeps beating and how we can make the beating more longer. Hello, Dr. Meherwal. Welcome to Medcare Today TV Digital Podcast on this World Heart Day. And we are honored to have you and thank you for giving us some time. Thank you very much. Thank you. Sir, as in your introduction, I mentioned one term that was VAD program. So for our viewers, could you please decode it in the simplest way so that we can also know what is it and how someone who is facing something which is related to VAD can avail the benefit of it? Right. So VAD की अगर आप full form जानेंगे तो this is ventricular assist device. So VAD और ventricular assist device. ये एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग इम्प्लांट करते हैं उन पेशेंट्स के हार्ट में जिनका हार्ट बहुत वीक हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन. सो वो पेशेंट जिनका हार्ट बहुत वीक हो जाता है, वीक से मतलब ये कि उनका हार्ट 20% या 25% काम करता है, so उनके लिए हमारे पास में सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं. वन इज हार्ट ट्रांसप्लांट एंड सेकेंड इज वैड और लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस. सो बेसिकली जिन पेशेंट्स का हार्ट बहुत वीक है और उनको ट्रांसप्लांट किसी वजह से नहीं हो सकता, उनमें एक तरह की मैकेनिकल डिवाइस होती है. इसके इम्प्लांट करने के बाद में जो काम हार्ट को करना चाहिए वो काम ये मशीन करती है. और सर इसका सक्सेस रेट कितना है? सो बेसिकली अभी जो करंटली अवेलेबल जो डिवाइसेस हैं दे आर कॉल्ड थर्ड जनरेशन लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस और थर्ड जनरेशन एलवैड, जो कि शुरू हुई थी करीब 7 से 8 साल पहले और एक्सपेक्टेड है कि वो कम से कम 20 साल लास्ट करनी चाहिए. तो जिन पेशेंट्स की में यूज़ होता है, मान के चलिए उनकी एवरेज लाइफ 1 साल होती है. सो उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है. हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था काफ़ी साल पहले और आवर सेंटर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर रनिंग द ट्रांसप्लांट एंड द वैड प्रोग्राम. ओके सर, जैसे कि आपने आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में बात कर लिया, मैं चाहूंगी कि हार्ट जो एक इंजन है हमारे बॉडी का, इसके बारे में बताइए और व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट प्रोटेक्टेड. सो आपने बिल्कुल सही बोला कि हार्ट इज द इंजन ऑफ आवर बॉडी. जी. व्हाई डू वी कॉल इट इंजन? सो हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी के हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को. और आपको बताइए कि हार्ट कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट कंटिन्यूसली बीट करता रहता है और हार्ट का कंटिन्यूस बीट करना नॉर्मल फंक्शन की तरह जरूरी इसलिए होता है कि अगर हार्ट बीट नहीं करेगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी. इसीलिए इसको हम लोग हार्ट बॉडी का इंजन कहते हैं. और सर क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो हमारा एक हेल्दी हार्ट है उसको दिक्कत हो सकती है? सो हार्ट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है ताकि पूरी बॉडी को हम हेल्दी रख सकें. जी. और हार्ट चूँकि पूरी बॉडी को सप्लाई करता है बट इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसको भी ब्लड की जरूरत होती है. और इसमें जो ब्लड सप्लाई इसमें होती है वो एक हार्ट की 3 आर्टरीज होती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं. 2 लेफ्ट साइड की होती हैं, एक राइट साइड की होती है और इन 3 आर्टरीज के थ्रू हार्ट को भी ब्लड सप्लाई होती है और ऑक्सीजन सप्लाई होती है. अगर हार्ट की जो आर्टरीज है उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाए सो हार्ट की मसल को ब्लड नहीं जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं जाएगी और हार्ट को डैमेज हो सकता है. तो इसलिए एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनमें ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए. दूसरा हार्ट के अंदर वैल्व्स भी होती है. वो हार्ट की वैल अगर काम नहीं करेंगी तब भी हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी. 4 वैल्व्स होती हैं. सो बेसिकली हार्ट के जितने भी पार्ट्स हैं इनमें से कोरोनरी आर्टरीज और वैल्व्स इंपॉर्टेंट होती हैं, वो नॉर्मल फंक्शन करनी चाहिए ताकि हार्ट अपना काम नॉर्मल तरीके से कर सके. और सर अगर जो आपने फैक्टर्स बताए जिसकी वजह से हमारे हार्ट में दिक्कत आ सकती है, तो इन सब को जानने के लिए ऐसे क्या क्या साइंस है जो एक इंसान अपने बॉडी में
ऑब्जर्व कर सकता है, और अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको फिर वो एक कंसल्टेंट के पास लेके जाए और बताए कि इसको ये दिक्कत हो रही है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, बहुत सारे डिजीजेस के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, तो कैसे वो कॉमन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके वो तुरंत जो स्पेशलिटी डॉक्टर जो होल्ड करता है उसके पास जा सके। सो हार्ट के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं चेस्ट पेन, यानी छाती में दर्द होना, स्पेशली अगर वो बहुत सीवियर चेस्ट पेन है, नेक की तरफ जा रहा है, आर्म की तरफ जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंजाइना या एंजाइना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर लेग में स्वेलिंग है, एंकल्स में स्वेलिंग है, पेट के अंदर स्वेलिंग है, सांस फूलना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, पर्सपिरेशन यानी स्वेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, चक्कर आना भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। ये कॉमन सिम्टम होते हैं हार्ट के। बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि बहुत सारे सिम्टम कॉमन होते हैं। जी बिल्कुल। जैसे किसी को छाती में दर्द हुआ और उसको लगा कि नहीं ये तो मेरे को गैस्ट्राइटिस हो गई, तो काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं जो कहते हैं सर मेरे को कल पेन हुआ था, तो मुझे लगा कि गैस्ट्राइटिस होगी। हाँ। मैंने कैंटासिड ले लिया, बिल्कुल। एसिडिटी की दवाई ले ली, जी। मुझे उससे आराम नहीं मिला, मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। इस वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है ट्रीटमेंट लेने के लिए। जी। तो अगर कभी भी आपको चेस्ट पेन है, स्वेटिंग हो रही है, डिजनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सांस फूल रही है, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर वो हार्ट का नहीं है तो अच्छी बात है, बट अगर हार्ट का होगा तो टाइमली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला कि सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो एक हमारे दर्शकों के लिए अगर किसी को हार्ट में कोई दिक्कत है या नॉर्मल चेकअप के लिए जाना है, पहली बात कितना ऑफनली एक हेल्दी इंसान को अपने बॉडी का चेकअप कराना चाहिए फॉर द हार्ट। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई जाता है हॉस्पिटल तो क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं अपने पेशेंट के ऊपर? सो नॉर्मली एक मिथ होती है कि हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो 50 साल के बाद में होती है, जी बिल्कुल, 60 साल के बाद जी में होती है। ऐसा नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है, और आजकल तो यंग एज में इन 30s में 40s में अनफॉर्चुनेटली इतने हार्ट के इंसिडेंट्स हैं, हार्ट अटैक्स हैं, सडन कार्डियक डेथ्स हो रही हैं, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। सो इन जनरल अगर हम बात करें, अगर किसी को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हम रिस्क फैक्टर की बात भी करेंगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट की बीमारी के लिए। बट अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो एक रिकमेंडेशन है कि 40 ईयर्स के बाद में एक आपको रूटीन चेकअप करना बहुत जरूरी है। और अगर किसी को रिस्क फैक्टर है तो जल्दी भी हम उनको एडवाइस करें कि जल्दी चेकअप कराएं। जो हम चेकअप करते हैं, कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे आपको ब्लड शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, किडनी, लिवर के बारे में पता चलता है। ECG करते हैं, ईको करते हैं, और एक ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। ये कॉमन टेस्ट होते हैं, और अगर इनमें से किसी में एबनॉर्मलिटी निकलती है तो फर्दर टेस्ट भी हम करते हैं, जिसमें एंजियोग्राफी हो सकती है, कुछ और एडिशनल टेस्ट भी हम एडवाइस कर सकते हैं। ओके सर, आपने बहुत सिंपलेस्ट वे में हमें बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो हार्ट को बहुत यू कैन से हैवी अमाउंट में इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। सो हार्ट की डिजीज़ के लिए पर्टिकुलरली जिसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का मतलब होता है कि जो हार्ट की आर्टरीज हैं, जी जैसे मैंने बताया था कि हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर जब ब्लॉकेज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी वो आर्टरी ब्लॉक। बिल्कुल। उसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको हम दो टाइप्स के होते हैं, यानी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, और दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी उनको आप चेंज कर सकते हैं। So, जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको, उनमें से 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो एज, एज के साथ में चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। सेकंड होता है जेनेटिकल फैक्टर्स, यस, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें चांसेस ज़्यादा ज़्यादा रहते हैं। एंड इंसिडेंटली सेक्स भी एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आता है, ओके। अप टू एज फीमेल में, वुमेन में चांसेस कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कम होते हैं, एक एज के बाद में वो कॉमन हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ओके। सो ये तो होते हैं आपके नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, बट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जानना है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यस, यानी उन फैक्टर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते जो हमारे हाथ में हैं, हो। जो हमारे हाथ में। बिल्कुल इसका मतलब कि वो रिस्क को हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल। सो उसमें इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो डायबिटीज़ होती है, अगर किसी की ब्लड शुगर ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर ज़्यादा है, यानी जिसको हम हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया या हाइपरकोलेस्ट्रीमिया कहते हैं, ओबेसिटी अगर किसी का वेट ज़्यादा है, ओके।
एक अनहेल्दी एक लाइफस्टाइल है, जी स्मोकिंग है और स्ट्रेस है। सो ओके डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, पुअर लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। सो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। और अगर इनको हम कंट्रोल में करें तो काफ़ी हद तक हार्ट की ब्लॉकेज होने के, कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो सकते हैं। सर, जैसे आपने बोला डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ये 3 चीज हमारे हार्ट को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, इसका क्या एनाटॉमी होता है? सो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेरे ख्याल से हम लोग के लिए जानना ज़रूरी है कि काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनको ये रिस्क फैक्टर है। ओके जैसे हमने ब्लड प्रेशर की बात करी, हाइपरटेंशन की बात करी, लोगों को पता नहीं होता कई बार कि उसको ब्लड प्रेशर है। क्यों? क्योंकि सिम्टम नहीं हुए। अगर किसी को सिम्टम्स नहीं हुए तो कभी उन्हें ब्लड प्रेशर बिल्कुल सर, चेक नहीं कराते। बिल्कुल सो हमारे पास में कई बार इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं सिम्टम्स के साथ में, उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो 200 प्लस होता है। उनसे हम पूछेंगे कि कब से ब्लड प्रेशर है, सो बोलेंगे सर हमें तो ब्लड प्रेशर है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उनको कभी सिम्टम्स नहीं हुए, उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक नहीं नहीं कर कराया पाया। और ये अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। सो पहली चीज़ बहुत जरूरी है जानना कि आप ये रूटीन टेस्ट जो कराते हैं इसलिए भी कराते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वो रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे डायबिटीज़ का होता है, लोगों को पता नहीं होता कि मेरी शुगर ज़्यादा है, मेरे को डायबिटीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल जब तक वो काफ़ी हाई नहीं हो जाती या उनको कोई सिम्टम्स नहीं हो जाते। पर जो आपने मेरे से सवाल पूछा था कि हार्ट को कैसे अफेक्ट करते बिल्कुल हैं, सर। सो पहली चीज़ तो ये कि एक दूसरे को ये के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। डायबिटीज़ है तो उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो फिर शुगर बढ़ेगी, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो ये और ये मल्टीपल, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं और मल्टीप्लायर्स हो जाते हैं। और अगर इसको अलग टर्म में बोले तो बाय 1 गेट 3 4 फ्री। सो डायबिटीज, शुगर बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फैट डिपोजिशन की बिल्कुल चांसेस सर, ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा वो भी आर्टरीज को भी इफेक्ट करेगा, आर्टरीज के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। उसके अलावा हार्ट की मसल को ठीक करेगा। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए ओबेसिटी है, ओबेसिटी से ब्लड शुगर भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। सो यार ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट डिजीज होने की चांसेस। ओके एंड सर, ये जैसे हमारे हाथ में होता है जैसे आपने बोला, तो अगर ये हमारे हार्ट में होता है तो हम अपने लाइफस्टाइल में, अपने न्यूट्रिशन में, अपने यू कैन से अपने रूटीन में क्या ऐसे चेंजेस लाएं जिसकी वजह से हम इन सबको अपने हाथ में रख के कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उस चीज़ की जिसको आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, स्मोकिंग है। जी स्मोकिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्मोकिंग बंद करनी है। बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे ही आप स्मोकिंग बंद करेंगे आपके रिस्क कम होना शुरू बट होगा। सर, ये स्मोकिंग एडिक्शन होता है एंड इट्स वेरी वेरी टफ टू रिमूव एनी काइंड ऑफ इरेडिकेट एनी काइंड ऑफ एडिक्शन फ्रॉम योर ओन बॉडी। इसका कुछ एक मंत्र हो आपके पास? सो बेसिकली इसमें कुछ हद तक तो ये सही है कि भी इतना आसान नहीं होता उसको बिल्कुल सर। बट ये भी सही है कि अगर डिटर्मिनेशन होता है, सही गाइडेंस मिलती है, सही काउंसलिंग होती है तो वो हो जाता है। और साथ में नेचुरली उसमें फिर हमको थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, चाहे वो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ हो, योगा हो, मेडिटेशन कुछ हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से उनको हेल्प मिल जाती है, जी, एक सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट। सो जैसे मैं बोला स्मोकिंग को जी, आप बिल्कुल। तुरंत बंद कर सकते हैं। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर को रेगुलर आपको चेक करना जरूरी होता है। नो योर नंबर्स। नो योर नंबर्स, एब्सोल्युटली। और उस नंबर में हम लोग कहते हैं नो योर नंबर्स, बट दिस इज नॉट फोन नंबर। दिस इज योर कोलेस्ट्रॉल नंबर, जी। दिस इज योर शुगर नंबर एंड दिस योर ब्लड प्रेशर नंबर, नॉट योर फोन नंबर। यस। सो आपको अपना शुगर लेवल पता होना चाहिए, आपका HbA1c पता होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल पता होना चाहिए। सो कोलेस्ट्रॉल के बारे में जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल को सब लोगों ने सुना होगा कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड यस, कोलेस्ट्रॉल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये दोनों क्या है? सो कोलेस्ट्रॉल आप मान के चलिए कि बॉडी में एक सर्कुलेटिंग फैट कह सकते हो, एक सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट। जी जी। और ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओके। क्योंकि सेल सिंथेसिस में, हार्मोन सिंथेसिस में, बहुत सारी चीज़ें में बॉडी यूज़ करती है। तो इसलिए अगर कोई ये कहता है कि कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी के लिए हार्मफुल है, ऐसा जी नहीं। जी जी जी। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मल। ये हार्मफुल होता है एक लेवल के बियॉन्ड चला जाता है। ओके।
और ये एक ग्लाइकोप्रोटीन्स एक होता है जिसके साथ में ये ट्रेवल करता है ब्लड के अंदर, और इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, एक सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके। सो तीन चीज़ आपको जानने की जरूरत होती है। एक जिसको हम लोग कहते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ओके। LDLC। LDLC होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, बैड होता है। जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही हार्मफुल होगा। और ये सर स्ट्रेस के कारण भी बढ़ता है? उसके फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड होता है HDLC, ओके। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल करते हैं। ये जितना ज़्यादा होता है ये अपने बॉडी के लिए अच्छा होता है। ओके। आर्टरीज के लिए अच्छा होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता जी। है। तो थर्ड होता है ट्राइग्लिसराइड्स। सो ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह की फैट होती है, और वो भी आर्टरीज के जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनका एक फैक्टर होता है। ओके। सो LDL को हमें कम से कम रखना है, HDL को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, और ट्राइग्लिसराइड को भी कम से कम रखना है। ओके। आपने मेरे से पूछा था कि इसके बढ़ने के कारण क्या जी, होते हैं। जी। सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो होता है वो तो डाइट, बिल्कुल। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल। बाकी फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आपकी डाइट में, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल मैंने बोला चूँकि बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट जी, है, जी। जो लीवर होता है, हाँ, लीवर इसको सिंथेसाइज करता है। क्यों सिंथेसाइज करता है? क्योंकि बॉडी को चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप नहीं भी लेंगे तब भी चाहिए उसको। सो लीवर सिंथेसाइज करता है। और सेकंड सोर्स होता है आउटसाइड, यानी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। ओके। बॉडी से जो बनता है वो कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। और डाइटरी में सर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है? बिल्कुल। सो डाइटरी जो कोलेस्ट्रॉल होता है हम बाहर से लेते हैं, ओके। और ये भी जानना जरूरी है, काफी लोगों को पता भी होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर होता है। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर ये नहीं पाया? नहीं पाया। ओके। तो इसलिए जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो मीट हो, चाहे वो एग्स हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, डेयरी प्रोडक्ट्स उनके अंदर होता है। यस। और इसलिए हम कहते हैं कि भी उनकी जो क्वांटिटी है आपकी फूड में वो लिमिटेड होनी चाहिए, गाइडलाइन के हिसाब से। बिल्कुल। गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए कितने आप ले कर सकते तो कर हैं, सकते ले सकते हैं। आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात कर रहे थे। सो ये बेसिकली फैट दो होती है, एक होती है अनसैचुरेटेड, एक होती है सैचुरेटेड। सो सैचुरेटेड फैट बैड वाली होती है, जो हार्मफुल होती है। जी 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 जी। अनसैचुरेटेड होती है जो हेल्दी, जिनको आप हेल्दी। ओके ओके। सो हमारी डाइट में सैचुरेटेड फैट की अमाउंट कम होनी चाहिए और अनसैचुरेटेड की ज़्यादा होनी चाहिए। ओके सर, मैं आपने चेस्ट पेन सिम्टम्स बताया था व्हाइल हैविंग एनी काइंड ऑफ हार्ट डिजीज। तो अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो वो कैसे घर पे उसको कंट्रोल कर सके ताकि उस दौरान वो हॉस्पिटल पहुंच सके? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चेस्ट पेन हार्ट का एक सिम्टम होता है। जी बिल्कुल। हार्ट का सिम्टम होता है, लेकिन बाकी चीज़ों का सिम्टम भी होता है वो। अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है जो पहले उसको कभी नहीं हुआ, उसके लिए एक वार्निंग होना चाहिए कि मैं अपना चेकअप करा। आप क्वेश्चन है कि आप घर पे क्या कर सकते हो? घर पे आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। सबसे पहले चीज़ जाननी जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प ले लें। बिल्कुल, इसमें तो दोष नियरेस्ट डॉक्टर, नियरेस्ट नर्सिंग होम, नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट बिग इंस्टीट्यूट में आपको जाना है, जो भी सबसे आपके घर के बगल पास में, वहाँ पे जाना है। बट अगर आपको लग रहा है कि चेस्ट का पेन है जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है या है, एक आप एस्पिरिन की गोली ले सकते हैं। सो 300 मिलीग्राम एस्पिरिन ले लें, और सोर्बिटेट भी ले सकते हैं। खाली एक चीज़ है कि सोर्बिटेट का एक जो नेगेटिव इफेक्ट होता है कि सोर्बिटेट ब्लड प्रेशर कम करता है। तो अगर किसी का उस टाइम में ब्लड प्रेशर कम है तो ये फायदा करने के बजाय कभी कभी नुकसान कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एस्पिरिन ले और तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में चले जाए। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर वो हार्ट अटैक है तो हमें जल्दी से जल्दी वो ट्रीटमेंट करना जरूरी है। उसमें हम इंटरवेंशन करें, दवाई दें, जो भी करें, थ्रोम्बोलिसिस करें, एंजियोप्लास्टी करें या कुछ और प्रोसीजर करें, जितनी जल्दी हम करेंगे उतने ही चांसेस हार्ट की मसल को बचाने के ज़्यादा होते हैं। हम लोग कहते हैं गोल्डन आर। गोल्डन आर। सो गोल्डन आर का मतलब ये होता है कि हम मिनिमम टाइम हार्ट की मसल उस ब्लॉकेज को या जो भी डैमेज हो रहा है उसको कम करके हार्ट की मसल को बचा सकें, ताकि वो डेड ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाएं, एस्पिरिन की गोली ले लें, और अगर ये हार्ट की प्रॉब्लम है तो जो भी ट्रीटमेंट कराना जल्दी करें। और सर अगर एक बार डेड हो गया वहाँ का टिश्यू तो रिवाइव नहीं हो सकता? नहीं होता है। तो अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उसमें एक्चुअली मसल दो तरह की हो जाती है। एक होती है जो कम्प्लीटली डेड हो गई, वो आप रिवाइव नहीं कर सकते।
कुछ एरिया होता है जो जो डेड नहीं हुआ है बट उसमें ब्लड नहीं जा रहा है, सो अभी वाइबल है बट वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा। सो वो एरिया है कि जब आप उसमें ब्लड सप्लाई करते हैं तो फिर से काम करना शुरू करते हैं, वो रिवाइव हो जाएगा। और जो परमानेंट डैमेज हो गया वो उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, बट परमानेंट डैमेज होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, इसलिए हमने बोला कि अगर जल्दी जल्दी वो ब्लड सप्लाई हम रेस्टोर करेंगे तो डैमेज होने के चांसेस काफी कम। अभी आपने हार्ट अटैक बोला सर, तो देयर आर टू टर्म्स, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, तो इन दोनों को थोड़ा सिंपलेस्ट वे में हमें समझा सकें? बिल्कुल, ये भी एक कंफ्यूजन होता है कि कार्डियक अरेस्ट क्या है और हार्ट अटैक क्या है, या दोनों क्या है? जी जी, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। हार्ट अटैक होता है जब हार्ट की जो आर्टरीज हैं, जी। जैसे मैंने बताया था 3 आर्टरीज होती है, उनमें अगर ब्लॉकेज होता है उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होगी, और ब्लड सप्लाई अगर कम होती है तो मसल को ब्लड नहीं जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो काम करना कम करती है और धीरे 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 वो बंद हो जाती है। और एक स्टेज के बाद में हार्ट की मसल में डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। ओके, यानी एक पर्टिकुलर मसल एरिया का, हार्ट का आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बंद होगी, वो मसल फंक्शन करना बंद कर दिया और फिर वो डेड हो गई। ओके, दैट इज कॉल्ड हार्ट। कार्डियक अरेस्ट होता है हार्ट ने पूरे हार्ट में काम करना बंद कर दिया, ओह, और यानी हार्ट नहीं डेड नहीं, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया उस पीरियड के लिए। अच्छा, यानी हार्ट का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी को। सो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, पंप कर रहा है, तो पंपिंग उसकी बंद हो गई, वो कार्डियक अरेस्ट होता है। सो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का एक कारण होता है। सो कार्डियक अरेस्ट के और भी बहुत सारे कारण हैं, यानी हार्ट और वजह से बंद हो सकता है, ओके उन्हीं में से एक कारण होता है हार्ट अटैक। ओके, सो सिंपल टर्म में मान के चलिए कि हार्ट अटैक में हार्ट काम करता रहता है, लेकिन वो नॉर्मल काम नहीं कर रहा है। ओके, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर 3 मिनट से ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट रहा सो ब्रेन डेड हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन नहीं जाएगी, पहुंचेगा। और इनमें सबसे जो वनरेबल ऑर्गन होता है वो ब्रेन होता है। ब्रेन होता है, यस। सो ब्रेन 3 से 5 मिनट के बीच में आप समझिए डैमेज हो जाएगा। ब्रेन हैमरेज के चांसेस? नहीं, ब्रेन हैमरेज नहीं, ब्रेन डेथ होता है, ऑक्सीजन नहीं गई। और सिर्फ ब्रेन हैमरेज? ब्रेन हैमरेज अलग। ओके, ब्रेन हैमरेज मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हुई है, ओके और ब्रेन काम नहीं करना मतलब स्ट्रोक जिसको कहते हैं। ओके, ब्रेन स्ट्रोक। वो ब्रेन स्ट्रोक तो एक पार्ट में हो सकता है, बट चूंकि बिल्कुल ब्लड नहीं जा रहा तो पूरा ब्रेन ही काम करना कम कर सकता है, तो वो एक तरह से कह रहे ब्रेन डैमेज हो जाता है। ओके, इसलिए कार्डियक अरेस्ट को इमीडिएट ट्रीटमेंट जरूरी होता है। जी जी। एंड सीपीआर इसमें क्या रोल निभाता है सर? वही, सो जैसे मेरा कार्डियक अरेस्ट हुआ, जी। सो कार्डियक अरेस्ट में क्या हुआ कि हार्ट ने अपना ब्लड पंप करना बंद कर दिया। बिल्कुल। सो सीपीआर जिसको हम कहते हैं कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, हार्ट को आर्टिफिशियल तरीके से पंप करते हैं ताकि वो हार्ट से ब्लड निकल के बॉडी में जाए, स्पेशली ब्रेन को सप्लाई करने के लिए। तो जैसे आजकल थोड़ी अवेयरनेस भी हम कराने की कोशिश करते हैं कि सीपीआर अगर किसी को आपने कहीं पे देख लिया कि इसको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो कैसे करना चाहिए, तो उसकी एक लेमैन को सिखा के उसको थोड़ी सी इतनी नॉलेज दे सकते हैं कि वो अगर जरूरत पड़े तो सीपीआर कर सकते हैं। तो सीपीआर का पर्पस होता है कि जब तक उसको मेडिकल एड मिले, जब तक वो हॉस्पिटल जाए, एम्बुलेंस में आए, तब तक के लिए आप हार्ट को पंप करते रहो ताकि बॉडी में ऑक्सीजन जाती रहे, और जैसे ही वो फिर उसको हेल्प मिल जाती है तो बाकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और सर जैसे आपने बहुत सारे फैक्टर्स बोले थे, उसमें एक स्लीप भी है। सर अगर स्लीप आपको अच्छा ना मिले, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप आपकी बॉडी को ना मिले, तो वो कैसे हमारे हार्ट को हर्ट करेगा? सो स्लीप आता है लाइफस्टाइल में जी। सो हार्ट के लिए हम कहते हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, बाकी फैक्टर्स मैंने आपको बताए, बट लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाकी रिस्क फैक्टर भी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए सम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, गुड स्लीप एंड गुड डाइट ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने बोला कि स्लीप भी जरूरी है, तो एक बॉडी के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स की स्लीप भी जरूरी है। 6 to 7 आवर्स की स्लीप हर इंसान की होनी चाहिए ताकि बॉडी को रेस्ट मिले, बॉडी रिजुविनेट करे नेक्स्ट डे काम करने के लिए, और हार्ट को भी हार्ट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। सर जो कार्डियक ट्रीटमेंट है इसमें बहुत सारे इनोवेशंस एंड एडवांसमेंट्स हुए हैं, तो आजकल के जो पेशेंट हैं वो जब एक डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो उनके माइंड में एक ना ओवर ट्रीट का एक माइंडसेट चल रहा है, तो उस मिथ को
अब कह सके कि वो जो मिसकंसेप्शन जो दिमाग में चल रहा है उसको आप कैसे एक पेशेंट के दिमाग में से हटाते हैं? और इतने सारे एडवांसमेंट है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो गए ट्रीट करने के, तो आप कैसे एक पेशेंट को डायग्नोज करते हैं कि इस पेशेंट के लिए यही ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा? जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, पहली चीज़ तो ये कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी जल्दी आप उसकी डायग्नोसिस बना लेंगे, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट कर लेंगे, उतनी हार्ट को आप हेल्दी रख सकते हैं। मसल नॉर्मल रहेगी तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह सारे कुछ कर सकते हैं। जो हम लोग पता लगाते हैं कि भाई आपको कितनी प्रॉब्लम है, उसके लिए मल्टीपल टेस्ट होते हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, इको होती है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। इको हमको बताता है कि हार्ट का फंक्शन कितना है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या वो डैमेज हो चुका है, हार्ट की वैल्व्स कैसी हैं। और कोरोनरी एंजियोग्राफी में बताती है कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं। हमने कोरोनरी एंजियोग्राफी करी, उसमें देखा कि एक आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, दो के अंदर है, तीन के अंदर है, हार्ट मसल नॉर्मल है, वाल्व्स नॉर्मल है। अब हमारे पास ऑप्शंस जो होते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट, एंजियोप्लास्टी, बाईपासिंग। ओके। सो अगर टेस्ट के बेसिस पे हमें लगा कि दवाई से काम चल सकता है, सो पहले तो जानना जरूरी है कि पेशेंट हमसे पूछते हैं कि दवाइयों से क्या वो जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाएंगे? जी। दवाइयों से ब्लॉकेज खत्म नहीं होते। दवाई का जो पर्पस होता है कि तो आगे ब्लॉकेज ना बढ़े और उसके इफेक्ट जो हार्ट के ऊपर है उनको आप कम कर सकें। ओके। सो हमें लगा कि इसको ब्लॉकेज जो है उनको हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट चलाते रहते हैं, दवाइयाँ देते रहते हैं और रेगुलर फॉलो भी करते रहते हैं। ओके। अगर ऐसा लगता है कि ब्लॉकेज ज़्यादा है, वो एक आर्टरी में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, और उसको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि या तो एंजियोप्लास्टी करेंगे या तो बाईपास करेंगे। ओके। एंजियोप्लास्टी किसमें करनी है, बाईपास किसमें करनी है, वो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग कितने ब्लॉकेजेस हैं। अगर मल्टीपल आर्टरीज में ब्लॉकेज हैं, मेन आर्टरीज में ब्लॉकेज हैं, पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो उस सिचुएशन में बाईपास जरूरी होता है। अगर एक आर्टरी में ब्लॉकेज है, डायबिटीज़ नहीं है और इवन तो भी अगर है तो कभी उसमें भी हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। सो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करता है कि उसका ब्लॉकेजेस कितने हैं। बट जैसे मैं बोला कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा तो एक नॉर्मल इंसान की तरह आप सब कुछ करेंगे, नॉर्मल लाइफस्टाइल रहेगा आपका, और किसी भी एक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सर लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे आपने गोल्डन आवर टर्म यूज़ किया, तो गोल्डन रूल एक हमारे ऑडियंस को बता दीजिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। देखिए, हमने बता दिया कि हार्ट आपकी बॉडी का इंजन है, आपको अपने इंजन को हेल्दी रखना है। और एक अगर सिंपल टर्म में करूँगी, अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, यानी आप टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, रिलैक्स करते हैं और रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं, तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। सो कीप योर लाइफस्टाइल हेल्दी टू कीप योर हार्ट हेल्दी सो दैट यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। Thank you so much, Dr. Meherwal, for giving us such an insightful conversation, जहाँ पे हमने बात करी बहुत सारे फैक्टर्स की, उसके सॉल्यूशंस की, और ऐसे क्या क्या एडवांसमेंट आ गए हैं जिसके कारण अब कोई भी इंसान को कोई डिजीज अगर हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और वो उसके बाद अपना एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। तो stay tuned for more podcast, and this was an insightful conversation with Dr. Meherwal. Stay tuned, we are coming with different more podcasts. Thank you so much.